हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सबकी स्टडी अच्छे से चली होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी के ग्रामर का टॉपिक कारक के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, कारक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमिक हो या कोई भी कंपटीशन हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कारक की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग कारक के चिन्हों को, विभक्ति को याद कर लेते हैं, लेकिन जब उदाहरण आता है एग्जामिनेशन में तो वो फेल हो जाते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें परिभाषा को अच्छे से समझना होगा, उसके बाद उसकी विभक्ति को जानना होगा, उसके चिन्हों को जानना होगा और फिर उदाहरण सहित हमें उस चीज़ को समझना होगा। ओके दोस्तों, तो आइए परिभाषा की बात करते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्या दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ लगने वाले शब्द चिन्ह जो होती है उसे विभक्ति कहते हैं। तो कारक और उसकी विभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। विभक्ति क्या होती है? कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ कुछ चिन्ह लगते हैं, उन्हीं चिन्हों को, उन्हीं शब्द चिन्हों को हम विभक्ति कहते हैं। तो दोस्तों, कारक और विभक्ति यहाँ पर हम बता रहे हैं। कारक के भेद तथा उनकी विभक्तियाँ, कौन कौन से कारक होते हैं और उनकी विभक्ति चिन्ह क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कारक होगा। देखिए दोस्तों, पहला कारक है कर्ता। कर्ता, इसकी विभक्ति जो है वो होती है ने। दूसरा कारक है कर्म। दूसरा कारक है कर्म, जिसकी विभक्ति है को। तीसरा है करण, से, के द्वारा, के साथ। इसकी विभक्ति है, इसकी पहचान है करण। आप ऐसे समझ सकते हैं, करण या कारण, से, के द्वारा, के साथ। अगला कारक है संप्रदान। संप्रदान, को, के लिए। इसकी विभक्ति है को, के लिए। दोस्तों, यहाँ कर्म कारक की भी विभक्ति जो है वो को है और संप्रदान कारक की भी विभक्ति को है। तो यहाँ सबको कन्फ्यूजन हो जाता है। जब उदाहरण आता है तो लोग समझ नहीं पाते कि कर्म कारक है या संप्रदान कारक है। तो दोस्तों, अभी हम आगे बताएंगे कि इस समस्या का हल क्या है। बहुत आसानी से हम इस समस्या को दूर कर देंगे। सबसे पहले हम अगला कारक और उसके चिन्हों को समझते हैं। संप्रदान के बाद अपादान। अपादान का जो चिन्ह है, विभक्ति है, वो है से। तो फिर दोस्तों एक और कन्फ्यूजन आ गई। आपने देखा करण की भी विभक्ति जो है वो से है और अपादान की विभक्ति भी से है। लेकिन दोस्तों यहाँ से का मतलब होता है अलग होना, यानी दो चीज़ें जब अलग होती है उस सेंस में अपादान होता है। आगे हम लोग इसको और डिटेल से स्टडी करेंगे और आसानी से समझ लेंगे कि इस पर क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति जो है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा संबंध कारक का चिन्ह, विभक्ति पता चल गया। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति है में, पर। ओके दोस्तों, और लास्ट है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक का जो विभक्ति है हे, अरे, रे, ये इसकी पहचान है। तो दोस्तों ये तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और जो कन्फ्यूजन होती है करण कारक की विभक्ति में से और अपादान कारक की विभक्ति में
से, और संप्रदान की जो विभक्ति है वो को है, और कर्म कारक की जो विभक्ति है वो को है। वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, हम इससे उदाहरण के माध्यम से दूर कर देंगे। तो दोस्तों इसमें हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। वो कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि वो सीधे सीधे उसके कारक और चिन्हों को याद करते हैं और उसकी परिभाषा को समझते ही नहीं हैं। जबकि अगर आप परिभाषा अच्छे से आप उदाहरण के साथ डिस्कस कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो आपको उदाहरण जानना बहुत ज़रूरी है और डेफिनेशन आपको याद रखना होगा। देखिए, पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। इसकी परिभाषा, क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जो क्रिया यानी जो काम करने वाला होता है उसी को हम कर्ता कहते हैं, और इसकी विभक्ति जो होती है वो विभक्ति चिन्ह ने है। जैसा अपने ऊपर देखा, कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है, इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ने का काम मोहन कर रहा है। तो मोहन ने, यहाँ पर ने देखिए, ने, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। ओके, मोहन कर्ता कारक है। दोस्तों ये तो हम आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में प्रश्न में ऐसा उदाहरण देता है जब कर्ता कारक रहता है लेकिन उसका चिन्ह हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है, तो उसको समझने में परेशानी होती है और गलती कर बैठते हैं लोग। कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होता है तो भी कर्ता कारक, जैसे बच्चे गीत गाते हैं, बच्चे गीत गाते हैं, यहाँ भी कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आप इस तरह के उदाहरण से समझ सकते हैं कि कर्ता कारक कहाँ कहाँ होता है। ओके दोस्तों, आइए अगले कारक की तरफ हम बढ़ते हैं, कर्म कारक। इसकी परिभाषा है, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल पड़ता है, उसे हम कहते हैं कर्म कारक, और इसकी विभक्ति को है। ऊपर भी आपने देखा कि कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को है। तो परिभाषा अगर आपको याद रहेगी तो ये आसानी से समझ सकते हैं, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ओके, इसका प्रयोग प्रायः प्राणिवाचक संज्ञाओं के साथ ही किया जाता है। दोस्तों ये आपको पता नहीं होगा, इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं? तो इसका प्रयोग प्रायः प्राणिवाचक संज्ञाओं के साथ ही किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? पढ़ाने का काम किस पर है? बच्चों पर। ठीक है, पढ़ाने का काम बच्चों पर है, तो अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों को यहाँ पर क्या है? कर्म कारक है। ओके दोस्तों, एक नोट पॉइंट आप यहाँ भी समझ लें, कभी कभी को विभक्ति के बिना भी कर्म कारक होता है। जैसे आपने ऊपर देखा कि कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होता है तो भी क्या होता है? कर्ता कारक होता है। उसी तरह से कभी कभी को विभक्ति के बिना भी क्या होता है? कर्म कारक होता है। जैसे आप उदाहरण समझ लीजिए, सुरेश ने पत्र लिखा। सुरेश ने पत्र लिखा, यहाँ पर कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पर विभक्ति को इस उदाहरण में कहीं लिखा नहीं है, यानी कि को के बिना भी क्या है? कर्म कारक है। जैसे कि मान लीजिए कि हिडन है, ऐसे हम कह सकते हैं सुरेश ने पत्र को लिखा। सुरेश ने पत्र को लिखा, लेकिन यहाँ पर को लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस वजह से उसको हिडन कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये कर्म कारक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ओके दोस्तों, अब हम लोग तीसरे कारक की तरफ बढ़ते हैं, करण कारक। करण या कारण आप समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य संपन्न करता है। कर्ता, काम करने वाला कर्ता जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे, किसी यंत्र के सहारे या किसी चीज़ के सहारे कोई काम को करता है, वो करण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो से,
के द्वारा, से के द्वारा। तो दोस्तों अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है, तो अभी हम उसको बताएंगे कि कैसे उसको हम आसानी से समझ लेंगे। बच्चा चम्मच से खीर खाता है। बच्चा चम्मच से खीर खाता, खीर खाने का काम वो किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी यंत्र से कर रहा है, वो है चम्मच से। चम्मच से बच्चा हाथ में चम्मच पकड़ता है और फिर खाता है। बच्चा हाथ में चम्मच पकड़ता है और खीर उठा करके खाता है। तो बच्चा चम्मच से खीर खाता है, तो चम्मच से जो हो गया कारण, ये कारण बन गया। खीर खाने का कारण चम्मच है, तो बच्चा चम्मच से खीर खाता है, तो चम्मच से क्या है, करण कारक है। ये इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, यंत्र का काम कर रहा है। ओके, और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे श्याम ने डंडे से सांप को मारा, तो डंडे से, डंडा हाथ में लिया और सांप को मारा, तो ये इस तरह के उदाहरण जो है वो क्या है, करण कारक होते हैं। ओके दोस्तों, अगला हमारा है संप्रदान कारक। संप्रदान, तो संप्रदान की विभक्ति भी को है और कर्म की विभक्ति भी को है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि अभी हम परिभाषा के माध्यम से इसको आसानी से समझ लेंगे और होने वाली कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। तो दोस्तों वहाँ था कर्म कारक की विभक्ति को, और यहाँ है संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, को और के लिए है। पहले परिभाषा समझ लेते हैं। जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाए या जिसके लिए कोई क्रिया की जाए। जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाए, आप ये समझ लीजिए कि दान की जाए या प्रदान की जाए, इस सेंस में, या जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, को के लिए। जैसे हमने गरीबों को वस्त्र दिए। हमने गरीबों को वस्त्र दिए। गरीबों को वस्त्र दिए माने प्रदान किए, या दान किए, प्रदान किए, वस्त्र दे दिया। तो गरीबों को यहाँ पर क्या हो गया, प्रदान किया गया, तो यहाँ पर को जो चिन्ह है वो संप्रदान है। ओके दोस्तों, और कर्म कारक में क्या था, जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। कोई चीज़ नहीं दिया है, प्रदान नहीं किया है, दान के सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये संप्रदान और कर्म कारक में अंतर है। मैं अपने छोटे भाई के लिए खिलौना लाया। के लिए, छोटे भाई के लिए खिलौना लाया और उसे दे दिया, उसे प्रदान कर दी, खिलौना प्रदान कर दिया उसको, छोटे भाई को। मैं अपने छोटे भाई के लिए खिलौना लाया। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा संप्रदान कारक। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है दोस्तों अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का विभक्ति चिन्ह से है। दोस्तों जैसा कि करण कारक में हमने देखा था, उसकी विभक्ति से है और इसका विभक्ति भी से है। लेकिन वहाँ क्या था, जैसे बच्चे ने चम्मच से खीर खाई थी, चम्मच को हाथ में पकड़ा था तब खाई थी खीर। और यहाँ क्या है, अलग होने का सेंस होता है। अलग होने का, दो चीज़ें जब अलग होती है वहाँ पर जब से होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता टूटा और नीचे गिर गया तो अलग हो गया, पत्ता जो है वृक्ष से क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये हो गया अपादान कारक। जबकि वहाँ चम्मच से खीर खाई थी, बच्चा ने चम्मच से खीर खाई तो बच्चा चम्मच को हाथ में पकड़ा हुआ था, अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये है दोस्तों दोनों में अंतर। ओके दोस्तों, वृक्ष से अपादान कारक है इसमें। दोस्तों परीक्षा में, एग्जाम में अलग अलग तरह के प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। कन्फ्यूजन होती है हमेशा वृक्ष से, या ये आसानी से नहीं दिखता है हमको कि कौन सा अपादान कारक है। जैसे निकलने, लजाने, डरने, तुलना करने आदि भाव में भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, निकलने, निकलती है, निकल करके आती है, अलग हो रही है हिमालय से। चूहा बिल्ली से डरता है, और डरता है तो अलग ही तो रहता है। चूहा बिल्ली से डर करके क्या रहता है, चूहा बिल्ली के पास थोड़ी जाता है, तो चूहा बिल्ली से क्या रहता है, अलग रहता है। तो अलग रहता है, अलग होने का सेंस क्या है, अपादान कारक। बिल्ली से डरता है तो डरने की कंडीशन में, डरने की स्थिति में भी क्या है, अपादान कारक है। ओके दोस्तों, तो गंगा हिमालय से निकलती है, चूहा बिल्ली से डरता है। ओके, तो ये हो गया अपादान कारक।
और अपादान कारक की विभक्ति और करण कारक की विभक्ति में अंतर हो गया। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगले पर हम डिस्कस करते हैं संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। परिभाषा आप अच्छे समझ लें। पहले, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी जो विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री आदि हैं। तो दोस्तों इसका तो नाम से क्लियर है, संबंध का पता चलता है। तो आप संबंध का पता चलेगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि संबंध कारक क्या है। जैसे वह मोहन का भाई है, वह मोहन का भाई है तो मोहन का भाई है तो मोहन का भाई संबंध हो गया। वह मेरा मित्र है, मुझसे संबंधित हो गया तो मेरा, रा चिन्ह दिख रहा, रा, रे, री, तो मेरा मित्र है, तो ये है संबंध कारक। आसानी से आप संबंध का पता लगा लेंगे। ओके दोस्तों, अगला हम डिस्कस करेंगे अधिकरण कारक। ओके दोस्तों, अधिकरण का चिन्ह है में, पर। जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के आधार का बोध होता है, ओके दोस्तों, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में, पर है। आधार का मतलब होता है कि कोई ठोस चीज़ जिस पर वो कोई चीज़ स्थित है, जैसे टेबल, मेज पर बुक रखी है ना। ओके दोस्तों, जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में, पर है। जैसे मछली पानी में रहती है तो मछली के लिए पानी क्या है, आधार है, वो उसका रहने का स्थान है। तो पानी में रहती है तो में यहाँ पर जो हो गया वो अधिकरण कारक हो गया, पानी में। ओके, कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा पेड़ पर बैठा है तो पर यहाँ पर में, यहाँ पर, तो पेड़ कौवा के लिए क्या है, आधार है, आधार का काम कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा है, अधिकरण कारक है। ओके दोस्तों, पुस्तक मेज पर रखी है तो मेज पर रखी है तो मेज क्या हो गया, आधार हो गया पुस्तक के लिए। ओके दोस्तों, तो इस तरह के उदाहरण अधिकरण कारक होते हैं। अब दोस्तों हम लोग लास्ट यानी कि अंतिम कारक संबोधन कारक के बारे में बात करेंगे। जब किसी संज्ञा को संबोधित किया जाता है तब संबोधन कारक का प्रयोग होता है। इसके लिए चिन्ह हे, अरे आदि हैं। तो ये तो बहुत आसान है दोस्तों। संबोधन, किसी को संबोधित करके पुकारा जाए, बुलाया जाए, तो किसी संज्ञा को संबोधित किया जाता है तब क्या होता है, संबोधन कारक होता है। और इसकी विभक्ति चिन्ह जो होती है हे, अरे आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे हे लड़के इधर आओ, ओके दोस्तों, तो हे लड़के संबोधन कारक है, इसका तो पहचान आसानी से हम कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कारक, विभक्ति, परिभाषा, उदाहरण और जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम होते हैं, कंपटीशन हो या एकेडमिक हो, उदाहरण आते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, उस कन्फ्यूजन से आप बच जाएंगे, आसानी से आप कवर कर लेंगे इस कारक को। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।